हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज हम आपको यहाँ पर विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज ही क्लास से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। बस आप क्लास में अंत तक बने रहिए। क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्यों रहेगी? क्योंकि आज हम आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ में व्याख्या भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। बस आप क्लास में धैर्य बनाए रखें। हो सके आज की क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा। आज की क्लास से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं जिन्हें आपको नोट करना है और एग्जाम के समय उनका रिवाइज करना है। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो बच्चों के एक आध क्वेश्चन में डाउट्स थे वे भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। बस आप क्लास को अंत तक देखते हुए चलिए। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को विटामिन डी नियमित करता है। यह विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस एवं कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है, अतः अस्थियों एवं दांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स, जबकि वयस्कों में ओस्टोमलेशिया ओस्टोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि दांतों और अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन डी यहाँ पर सहायक होता है। वहीं सूखा रोग यानी कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। और वयस्कों में ओस्टोमलेशिया ओस्टोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते चलिए और इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, प्रोटीन व वसा, नियासिन यानी कि थाइमिन, निकोटेनिक एसिड, विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पिछली 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व जो नष्ट होता है वह है थाइमिन व निकोटिक एसिड। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। धान के कूटे जाने से उसके छिलके में मौजूद थाइमिन, विटामिन B1 तथा निकोटिनिक एसिड, विटामिन B3 नामक प्रमुख पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फुंक ने सन 1912 में चावल के छीलन से ही विटामिन B1 को तैयार किया तथा विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा तथा अतिसार नामक रोग होने की संभावना होती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विटामिन B1 का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है, तो थाइमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। और किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा तथा अतिसार नामक रोग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है। विटामिन सी, वसा, जिंक, आयोडीन। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लोहे के अवशोषण के लिए जो पौष्टिक तत्व आवश्यक है वह है विटामिन सी। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लोहा हरी पत्तेदार सागों, तो चौराई, धनिया, पुदीना, तरबूज, मेवे, तिलहन, खजूर, किशमिश में पाया जाता है, परंतु इसका अवशोषण कुछ बाधक तत्वों के कारण पूर्णतः नहीं होता। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लोहे के बर्तनों में भोजन पकाने से उसमें लोहे की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। लोहा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लोहा ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हिम रूप में होकर इनके संयुक्त होकर हीमोग्लोबिन बनाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है और यहाँ से ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है। दूध, सोयाबीन, गाजर या पालक।
यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा दूध। ये रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए खाद्यों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत दूध है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पतिज भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड्स होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है कि कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। विटामिन सी की कमी के कारण जख्म देर से भरता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। राइबोफ्लेविन, थायमीन, लौह तत्व या नियासिन। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नियासिन की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। पहले आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन ए, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्हरण या सेवन नुकसान कर सकता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोधक करता है, यानी कि अवरोध करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। वहीं दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों ए तथा आर गलत है। यहाँ पर तीसरा दिया गया है ऑप्शन ए सही है तथा आर गलत है। चौथा ऑप्शन दिया गया है ए गलत है तथा आर सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ए तथा आर दोनों यहाँ पर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ता के लिए आवश्यक है कोशिका विभाजन, वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली या उक्त सभी। DSSB पीजीटी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जस्ता के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि जस्ता किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जस्ता यानी कि जिंक वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए जिंक एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स में कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी भी है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या बन जाती है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, चूने वाला पान खाने से खालिस्तान का ग्रहण अधिक होता है। कैल्शियम, लौह, फास्फोरस या ऊपर में से कोई नहीं। DSSB पीजीटी 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो चूने वाला पान खाने से किसका अधिक ग्रहण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का ग्रहण अधिक होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन बनने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। वसा, प्रोटीन, कैल्शियम या लोहा। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपने हमारा पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और ये पिछली क्लास में डाउट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। जिन भी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है वे इसे ध्यान से देखते हुए चलेंगे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या लोहा। पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आवश्यक खनिज है वह है यहाँ पर पोटेशियम। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोटेशियम की उपस्थिति शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रवों, मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणिकाओं में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन
को नियंत्रित करती है तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में तथा पानी के संतुलन में सहायक होता है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते चलिए और जिन बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट था उन बच्चों का डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद यहाँ पर करती हूँ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन या लवण? यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। घेंगा रोग ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। घेंगा शब्द का अर्थ है थायराइड या गल ग्रंथि का बढ़ना या उसमें सूजन आना। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन प्रवाहित करने में असमर्थ हो जाती है। साथ ही भोजन में आयोडीन की कमी धीरे धीरे शरीर में संचित आयोडीन को समाप्त करने लगती है। ऐसी स्थिति में आयोडीन प्राप्ति के लिए थायराइड ग्रंथि अतिरिक्त कार्य करने लगती है। इसके फलस्वरूप ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। इसी ग्रंथि विकास को गलगंड, घेंगा, गिल्लड या ग्वाइटर कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, गलगंड से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, घेंगा, गिल्लड और ग्वाइटर ये सभी इसी के नाम है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को भी ध्यान से देखते चलेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास में पहली बार आए वे क्लास को शेयर कीजिए और यहाँ पर बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपीएलटी 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सुरक्षा तथा नियमन। ये खनिज लवण का प्रमुख कार्य है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में खनिज लवण का प्रमुख कार्य शरीर की सुरक्षा तथा नियमन करना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे कुल शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन से मिलने से बनता है। शेष 4% भाग खनिज लवणों का होता है। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत भाग खनिज लवणों का होता है, तो शेष 4% होता है। यहाँ पर खनिज लवणों के कार्य दिए गए हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, वे नियामक कार्य में सहायक। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर दिए गए, इन्हें भी आप महत्वपूर्ण यहाँ पर लगाते चलिए और इन्हें ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपरोक्त विधि है उबालना, क्लोरीनीकरण, आसवन या अवक्षेपण। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार यहाँ पर पूछा गया है। टीजीटी 2009, 6 और पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपरोक्त विधि कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उबालना। ये घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की विधि है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, पेक्टिन पाया जाता है गेहूं में, अमरूद में, अंडे में या केले में। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि पेक्टिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद नजर आता है। यह लक्षण किसका संकेत है? निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, व्हूपिंग कफ या डिप्थीरिया। आपको बताने की किसका ये संकेत है। DSSB टीजीटी 2014 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये संकेत है यहाँ पर डिप्थीरिया का। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन खाली स्थान का होना चाहिए। कम प्रोटीन, अधिक कैलोरी, दोनों, 1 व 2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 व 13 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन खाली स्थान का होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अधिक कैलोरी का होना चाहिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शारीरिक तापमान का सामान्य से अधिक हो जाना ज्वर या बुखार कहलाता है। ज्वर अपने आप में रोग नहीं है बल्कि किसी संक्रमण का लक्षण होता है। किसी भी प्रकार का ज्वर होने
का मुख्य कारण है उस संक्रमण के जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश पाना। बुखार में प्रोटीन की अधिक टूट-फूट होती है, जिससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं तथा बुखार की स्थिति में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, बंधन का उपयोग किया जाता है, कपड़ों पर हुक और आंखों पर मुहाने को सुरक्षित रखता है या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छा लेवल निम्नलिखित से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, परिसज्जा का प्रकार, कपड़े में तंतु का अंश, सफाई और धोने की विधि, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिसज्जा का प्रकार, ये भी ऑप्शन सही है। कपड़े में तंतु का अंश, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और सफाई और धोने की विधि, इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, लंबे रेशे को कहा जाता है, स्टेपल, स्पर्नियान, फिलामेंट या इनमें से कोई नहीं। यूपीटीईटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलिए। तो लंबे रेशे को कहा जाता है फिलामेंट। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि स्टेपल रेशे को, यहाँ पर छोटे रेशे को स्टेपल रेशा कहा जाता है। यहाँ पर छोटे रेशे के लिए जो शब्द होगा ये है यहाँ पर स्टेपल। ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या को। रेशे का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, लंबाई के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि रेशों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो दो प्रकार से किया जाता है, लंबाई के आधार पर, स्रोतों के आधार पर। लंबाई के आधार पर भी रेशों को दो भागों में बांटा गया है, फिलामेंट और स्टेपल। फिलामेंट लंबे तंतु के लिए यहाँ पर फिलामेंट लंबे तंतु को कहा जाता है और स्टेपल यहाँ पर छोटे तंतु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अलग अलग यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। फिलामेंट रेशे मीटर या डेनियर में नापे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फिलामेंट रेशे किस में नापे जाते हैं, तो मीटर या डेनियर में नापे जाते हैं। रेशम वे सभी कृत्रिम रेशे फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसी पॉइंट को भी आप महत्वपूर्ण लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, धागे का वजन प्रति इकाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे की संख्या, धागे की समरूपता, धागे की मजबूती या धागे की ऐंठन। यूपीटीईटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धागे की संख्या। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री अथवा रेशा का प्रयोग किया जाता है, उस कच्ची सामग्री तथा तैयार धागे की लंबाई व वजन में एक निश्चित संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागे की लंबाई, मोटाई, व्यास, बारीकी आदि मालूम की जाती है। इसके लिए धागों का अंकों द्वारा मापा जाता है, जिसे ही सूचक अंक कहते हैं। इन्हीं सूचक अंकों के आधार पर धागे की मोटाई और आकार का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही धागे की कोमलता, बारीकी, चिकनापन अथवा खुरदरापन का ज्ञान होता है। इस प्रकार विकल्प यहाँ पर ए यहाँ पर सही है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, सूत से बुना प्लेन रेशा है, क्रीप, शिफॉन, कैलिको या जॉर्जेट। 2019 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूत से बुना प्लेन रेशा है यहाँ पर कैलिको। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाता है अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, यह तंतु लंबे और अविरल होते हैं और मीटर से नापे जाते हैं। रेशा, तंतु रेशा, एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीटी 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तंतु रेशा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। बुनाई विधि, नमदा विधि या निटिंग विधि या ब्रेड विधि। यूपीपीएससी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नमदा विधि। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। रिब बुनाई, प्लेन बुनाई, ट्विल बुनाई या बास्केट बुनाई। यूपीटीईटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ट्विल बुनाई होती है।
यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र, ट्विल बुनाई के वस्त्र सभी प्रकार के धागों से बनाए जा सकते हैं। सूती, कोवर्ट क्लॉथ, गाबरडीन, जीन्स, खाकी सर्ज, लिनन से टॉवेल, ड्रिल, टेबल लिनन, यहाँ पर ऊनी, कैशमियर, गाबरडीन आदि। यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है सैटिन बुनाई, साटिन बुनाई, रिब बुनाई या एक एवं दो दोनों। यूपी टीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है सैटिन बुनाई। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो सैटिन बुनाई कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सैटिन बुनाई वह बुनाई है जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्र के ऊपर से तैरता है, यानी कि फ्लोट हुआ 4/1 5वें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। साथ ही बढ़ते क्रम में यह दाएं एवं बाएं ओर की 2 ताने के सूत्र में छोड़कर गूंथा जाता है। सैटिन बुनाई तीसरे आधार बुनाई है जो कि सामान्य करघे पर बनाई जाती है और इस बुनाई से बने वस्त्र सैटिन या साटिन कहलाते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या बन जाती है। यहाँ से भी आप पॉइंटों को ध्यान रखते चलिए। कहीं से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो अपनी तैयारी को आप उस लेवल तक का कीजिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, उल्टा टाँका को कहते हैं पर्ल टाँका, जर्सी टाँका, मिस टाँका या टक टाँका। यूपी टीजीटी 2021 में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने की उल्टा टाँका को कहते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पर्ल टाँका कहते हैं उल्टा टाँका को। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, बास्केट बुनाई निम्न बुनाई का प्रकार है, साधारण बुनाई का, लिनन बुनाई का, ट्विल बुनाई का या सैटिन बुनाई का। हरियाणा पीजीटी 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना कि बास्केट बुनाई निम्न बुनाई का प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साधारण बुनाई का प्रकार है बास्केट बुनाई। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लासेस यहाँ पर पसंद आ रही होगी। बस हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। अगर आप यहाँ पर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। जिन भी बच्चों के कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स रहते हैं, हम उन्हें पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर डाउट्स उनके क्लियर कराने की। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारी क्लासेस यहाँ पर कैसी लग रही है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डेनिम बनाने हेतु यह व्यू अपनाई जाती है, प्लेन, ट्विल, पाइल या सैटिन। हरियाणा पीजीटी 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि डेनिम बनाने हेतु यह व्यू अपनाई जाती है, तो कौन सी व्यू अपनाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ट्विल व्यू अपनाई जाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डेनिम बनाने के लिए ट्विल व्यू अपनाई जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ट्विल एक प्रकार का कपड़ा बुनाई है जो विकर्ण समानांतर व्यू, एक साटन और सादा बुनाई के विपरीत के पैटर्न के साथ होता है। यह वजन धागे को एक या अधिक वार्प धागे से गुजरने के बाद 2 या 2 से अधिक वार्प धागे के नीचे और फिर चरण या ऑफसेट के साथ विशेष विकर्ण पैटर्न बनाने के लिए पंक्तियों के बीच किया जाता है। इस संरचना के कारण ट्विल आमतौर पर अच्छी तरह से लपेटा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? डोबी बुनाई, बास्केट बुनाई, जैकॉर्ड बुनाई या ट्विल बुनाई। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 व 15 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको बताना है कि किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डोबी बुनाई। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, बुने हुए वस्त्रों यानी कि निटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते चलना है जिनमें नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप यहाँ पर आपको बताना है कि बुने हुए वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती, स्त्री की, धुलाई की, माड़ की या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुने हुए वस्त्रों को माड़ की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, परिधानों में राफल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं? वी आकार, आयताकार, यू आकार या गोलाकार? आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, गोलाकार। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लेजिंग दी जाती है साइजिंग से, नेपिंग से, गोंद और स्टार्च से या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीएचडी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ग्लेजिंग दी जाती है गोंद एवं स्टार्च से। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है? ऋणायनिक डाई, नेप्थोल डाई, सल्फर डाई या अम्लीय डाई? पीएचडी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग कौन सा होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नेप्थोल डाई। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग नेप्थोल डाई रंग है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाटिक रंगाई की एक और विधि भी है, इसमें वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं। इन नमूनों के अनुसार जिस स्थान को रंग विहीन रखना है उस पर पिघले मोम की सतह यानी कि पिघले मोम की तह ब्रश से जमा दी जाती है। संपूर्ण वस्त्र को रंग में डुबोने से वे स्थान रंग जाते हैं जिन पर मोम नहीं रहता है और शेष स्थान रंग विहीन रह जाता है। इस प्रकार वस्त्र पर सुंदर नमूने उभर आते हैं। तो यहाँ से भी इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, प्लेकेट कहते हैं तुरपन, जोड़, सिलाई या बटन की पट्टी? आपको बताना है कि प्लेकेट किसे कहते हैं। पीएचडी 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्लेकेट कहते हैं बटन की पट्टी को। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, परिधान में 36 रेखाएं जचेगी? पतली स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, लंबी एवं मोटी स्त्री पर या इनमें से कोई नहीं? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिधान में 36 रेखाएं जचेगी पतली स्त्री पर। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, मैंड्रिन एक प्रकार का है? कॉलर, आस्तीन, योग या कफ? यूपी टीजी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मैंड्रिन एक प्रकार का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मैंड्रिन एक प्रकार का है कॉलर। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कॉलर का प्रयोग करके सतह यानी कि तरह तरह की विविधताएं लाई जाती है। कॉलर दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। यहाँ पर खड़ा कॉलर और गिरा या सपाट कॉलर यहाँ पर दिया गया है। शर्ट कॉलर यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। शर्ट कॉलर दिए गए होली लेपल कॉलर, स्टैंड कॉलर, रोल कॉलर या लेपल कॉलर। वहीं यहाँ पर गिरा या सपाट कॉलर दिया गया है पीटर पैन कॉलर, चौकोर कॉलर, राउंड कॉलर, सेलर कॉलर या मैंड्रिल यहाँ पर मैंड्रिन कॉलर, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले या सादे? पीएचडी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो एक नाटी महिला को यहाँ पर जो प्रकार के वस्त्र पहने तो खड़ी रेखा वाले वस्त्र यहाँ पर पहनने चाहिए नाटी महिला को। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? 20 नंबर की, 12 नंबर की, 18 नंबर की या 16 नंबर की? यूपी पीएचडी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 16 नंबर की सुई होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गृह विज्ञान का अर्थ होता है कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान या कोई नहीं? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 व 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह विज्ञान का अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कला एवं विज्ञान। गृह विज्ञान का अर्थ होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वास्तविक आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं? प्रत्यक्ष, मानसिक, पैसा या कुल या संपूर्ण? टीजी राजस्थान में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है परिवार, समुदाय, संस्कृति या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई आपसे यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है परिवार। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, सौदायिक क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या इनमें से कोई नहीं। टीजी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अगर हम यहाँ पर बात करें सौदायिक की, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्त्री धन होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, कार्य सरलीकरण खाली स्थान कार्य विधियां दर्शाते हैं बेहतर, अच्छी, सर्वोत्तम या सबसे खराब। टीजी 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियां दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 32 मिनट में हमने आपको 44 क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा दिया। इससे क्या होता है, आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का भी रिवाइज हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। इससे क्या है, आपके समय की भी यहाँ पर बचत हो रही है। तो आप लगातार हमारी क्लासेज देखते हुए चलिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलिए। तो हमारा 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष में यहाँ पर शुरू किया गया। 1982, 1962, 2010 या 1976। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 1962 में शुरू किया गया था। तो हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से घेंघा रोग, जिसे गलगंड भी कहते हैं, हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आयोडीन की निरंतर कमी के कारण घेंघा रोग या गलगंड, जिसे गलगंड भी कहते हैं, ये रोग हो जाता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से 200 लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। उद्देश्य यहाँ पर पहला दिया गया सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना। दूसरा यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या पता लगाना आदि यहाँ पर इसके उद्देश्य भी दिए गए हैं। तो इन यहाँ पर व्याख्या को भी ध्यान से पढ़ते चले, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, यौवनावस्था को विभाजित किया गया है 5 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में या 2 अवस्थाओं में। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यौवनावस्था को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में विभाजित किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लैटिन शब्द प्यूबर्टी से निकले शब्द प्यूबर्टी अर्थात यौवनोत्सुक अवस्था से तात्पर्य संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। यौवनावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर दिया गया आरंभिक किशोरावस्था जो 13 से 16 वर्ष है, और दूसरी यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था जो 17 से 18 वर्ष यहाँ पर दी गई है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ताकि एक भी पॉइंट आपका ना छूटे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, यह एक ज्वार भाटे का काल है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था या वृद्धावस्था। आपको यहाँ पर बताना है कि यह एक ज्वार भाटे का काल है, तो कौन सा काल यहाँ पर ज्वार भाटे का काल होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, किशोरावस्था एक ज्वार भाटे का काल है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखते चलना है। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ये नहीं देखना भूल जाते हैं, जिससे आता हुआ क्वेश्चन भी उनसे गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थारण प्राप्त करना, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, आत्म पहचान का विकास करना। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा वस्तु स्थारण प्राप्त करना। ये इस अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा गया है कि कौन सा मानव विकास को यहाँ पर पढ़ने का तरीका नहीं है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा पुस्तक विधि। यह मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निम्नलिखित में से पुस्तक विधि मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पुस्तक विधि यह विधि हमारे देश में शिक्षा के लिए प्राचीन काल से चली आ रही है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है तथा उसके आधार पर गृह कार्य करने को देता है। इस विधि का प्रयोग जूनियर और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अधिक लाभकारी पाया जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों को रखकर याद कर लेने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे इनकी तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ से इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है पुस्तक विधि, जो मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतिशील, श्रेष्ठ, सामान्य या महत्वपूर्ण। आपको बताने की शिशु अवस्था जीवन की कैसी अवस्था होगी। पिछली 2004 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शिशु अवस्था जीवन की एक है यहाँ पर महत्वपूर्ण अवस्था। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बंध्यकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप या डूस। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पिछली 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो बांध्यकरण का जो तरीका है वह है नसबंदी। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नसबंदी बांध्यकरण का एक स्थायी और सुरक्षित तरीका है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नसबंदी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा सर्जरी के माध्यम से करवाई जा सकती है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते ही चलेगा कि पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में स्पर्म को ले जाने वाली नालिका यानी कि वाज डिफरेंस को काट दिया जाता है। इससे वीर्य में स्पर्म नहीं मिल पाते हैं तथा स्त्रियों में नसबंदी के लिए डिंब वाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब काट कर या बाधित करके स्पर्म और ओवम शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, जिससे वे निषेचित न हो पाए। जबकि अन्य विकल्पों में लूप या डायफ्राम परिवार नियोजन का एक स्थायी तरीका है। तो यहाँ से भी यहाँ पर लूप और डायफ्राम परिवार नियोजन का एक अस्थायी तरीका है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। डायफ्राम से भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से पढ़ते ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण व्याख्या लगाते चलिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज की क्लास के यहाँ पर अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। फुफ्फुस, गर्भाशय, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास आपको कैसे लगी, आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको ज़रूर करना है, और भी बच्चों को क्लास ये शेयर करनी। तो चलिए मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।